अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। चावल की फसल तैयार खड़ी थी। बाज़ इलाकों में इसकी कटाई का काम भी शुरू हो चुका था। वो माह अक्टूबर का वक्त था। गुलाबी जाड़े की भी आमद थी। दिन में धूप बड़ी खुशगवार महसूस होती थी और रात को हल्की फुल्की चादरें ओढ़ना पड़ती थीं। लोगों ने मौसम सरमा के इस्तकबाल के लिए लिहाफों, गद्दों और दीगर गर्म कपड़ों को धूप लगाना शुरू कर दी थी। ऐसी ही एक खुनक सुबह को मैं तैयार होकर थाने पहुंचा तो मुझे पता चला कि दो बंदे काफ़ी देर से मेरे इंतज़ार में बैठे हुए हैं। सर्द मौसम में मैं अमूमन 9 बजे तक अपनी सीट पर पहुंच जाया करता था। काफ़ी देर से इंतज़ार में बैठने ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया। वो कौन लोग हैं? मैंने इत्तला लाने वाले कांस्टेबल से पूछा। और वो कब थाने आए थे? मलिक साहब, वो दोनों मियाँ बीवी हैं, कांस्टेबल वजाहत करते हुए बोला। इन्हें यहाँ पहुँचे आधा घंटा हो गया है। और तुम्हारी नज़र में आधा घंटा बहुत ज़्यादा देर है? मैंने घूर कर इसे देखा और पूछा, वो कहाँ से आए हैं? जी, पिपली वाला से, कांस्टेबल खुशी मोहम्मद ने जवाब दिया। ठीक है, इन्हें फ़ौरन मेरे पास भेजो, मैंने तहमाना अंदाज में कहा। खुशी मोहम्मद ने मुझे सल्यूट किया और कहते हुए कमरे से बाहर निकल गया। ओके मलिक साहब। इन दिनों में थाना सदर में तैनात था। पिपली वाला गांव नामी ये छोटा सा गांव मेरे थाने की हुदूद में आता था। ताहम ये थाने से खासे फासले पर नहर की दूसरी जानिब वाक़ था। अगर वो लोग 8:30 बजे थाने पहुंचे थे तो इसका वाज़ेह मतलब यही था कि वो 7:30 बजे घर से निकले होंगे। इतनी सुबह घर से थाने आना यही जाहिर करता था कि इधर पिपलीवाला में कोई बड़ी गड़बड़ हो गई थी। थोड़ी ही देर के बाद दोनों मज़कूर अफराद मेरे सामने बैठे हुए थे। औरत की उम्र 35 के करीब थी और मर्द 40 के पेटे में नज़र आता था। वो सीधा साधा एक देहाती जोड़ा था। हाँ भाई, आप लोग पिपलीवाला से इतनी सुबह? मैंने बारी बारी इन दोनों की आंखों में झांकते हुए कहा। खैरियत तो है ना? खैरियत ही तो नहीं है थानेदार साहब, मर्द ने परेशानी भरे लहजे में कहा। फिर अपना तारुफ कराते हुए बोला, मेरा नाम मंसूर है और ये मेरी घरवाली हमीदा है और हम पिपलीवाला से नहीं बल्कि हिंदूचक से आए हैं। फिर थाने में पिपलीवाला क्यों बताया? मैंने पूछा। बात दरअसल यह है जनाब, हमीदा वजाहत करते हुए बोली, हम जिस मसले के लिए आपके पास आए हैं उसका ताल्लुक पिपलीवाला से है। ओ, मैंने एक गहरी सांस खारिज की। अब जल्दी से ये भी बता दो कि ऐसा कौन सा संगीन मसला है जिसने आप लोगों को सुबह सुबह घर से निकलने पर मजबूर कर दिया है? जनाब, मसला मुश्ताक का है, मंसूर बताने लगा। वो मेरा साला और हमीदा का इकलौता भाई है। वो 2-3 दिन से गायब हो गया है। गायब हो गया है? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? थानेदार साहब, वो 2 दिन पहले तक तो पिपलीवाला में मौजूद था, हमीदा ने मेरे सवाल के जवाब में बताया। कुछ पता ही नहीं चल रहा कि वो कहाँ गुम हो गया है। मुश्ताक की उम्र क्या होगी? मैंने एक अहम सवाल किया। यही कोई 27-28 साल, उसने बताया। माशाल्लाह शादीशुदा है। शादीशुदा है? मैंने ज़ेर लब दोहराया। फिर पूछा, इसकी बीवी कहाँ है? वो उधर पिपलीवाला में अपने घर में है जी, हमीदा ने कहा। इसकी बीवी इस बारे में क्या कहती है? जरीना मुकम्मल तौर पर अपनी लाइल्मी का इजहार कर रही है, मंजूर ने जवाब दिया। हमने मुश्ताक के बारे में सबसे पहले इसी से पूछगछ की थी, लेकिन इसे तो कुछ पता ही नहीं। इसके मुताबिक 2 रोज़ पहले मुश्ताक हस्ब मामूल अपनी दुकान पर गया, मगर शाम में वापस नहीं आया। वो खुद बेहद परेशान बैठी है जनाब। पिपलीवाला और हिंदूचक एक दूसरे से लगे हुए गांव थे। दोनों के बीच में चंद खेत थे और बस। ये गांव कच्चा एमनाबाद रोड पर वाक़ था। मेरे पल्ले अभी तक कुछ भी नहीं पड़ा था, लिहाजा मज़ीद सवालात का सहारा लेना पड़ा। मुश्ताक किस चीज़ की दुकान करता था? परचून की जनाब, हमीदा ने बताया। इसकी दुकान पिपलीवाला ही में है। मैं कल अपने भाई से मिलने जब उसके घर पहुंची तो जरीना ने मुझे बताया कि मुश्ताक अचानक कहीं गायब हो गया है। फिर मैंने बारी बारी इनके चेहरों के तासुरात का जायज़ा लेते हुए इस्तफसार किया। तुम लोगों ने अपने तौर पर मुश्ताक को ढूंढने की कोशिश नहीं की? जनाब, जहाँ तक हमारी पहुँच थी हमने उसे हर जगह तलाश कर लिया है, हमीदा एक अफसरदा सा सांस खारिज करते हुए बोली, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिला। रात को मंजूर ने मुझसे कहा कि हमें थाने जाकर मुश्ताक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देना चाहिए और हम सुबह सुबह आपके पास पहुंच गए हैं। मुश्ताक की दुकान
घर पर ही थी या घर से कुछ दूर? एक फौरी ख्याल के तहत मैंने पूछ लिया। दुकान घर से थोड़े फासले पर है थानेदार साहब, मंजूर वजाहत करते हुए बोला। वो हस्बे मामूल घर से दुकान की तरफ ही गया था, लेकिन रात को घर नहीं पहुंचा। इसकी दुकान की क्या पोजीशन है? मैंने पूछा। जब रात को मुश्ताक घर नहीं आया तो क्या इसकी बीवी ने दुकान पर जाकर देखा था? जी हाँ, देखा था, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली। दुकान तो बंद पड़ी थी। जब इधर उधर के लोगों से पूछा गया तो पता चला कि मुश्ताक ने सुबह दुकान खोली ही नहीं। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। इससे तो यही जाहिर होता है कि वो वकुआ के रोज घर से निकला और दुकान का रुख किए बगैर ही वो कहीं और निकल गया। और फिर मैंने सनसनीखेज अंदाज में तवक्कुफ किया, फिर सरसराते हुए लहजे में कहा, या फिर इसे किसी ने गायब कर दिया। गायब कर दिया? क्या मतलब जी? मंजूर ने चौंक कर मेरी जानिब देखा। मतलब साफ जाहिर है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। अगर वो अपनी मर्जी से कहीं नहीं गया तो फिर किसी ने उसे गायब कर दिया होगा। अब आप लोग मुझे बताओ कि उसकी किसी के साथ दुश्मनी वगैरह तो नहीं थी? ना जी ना, बिल्कुल नहीं, हमीदा जल्दी से बोली। मुश्ताक तो बड़ा ही भला मानस और अपने काम से काम रखने वाला इंसान है जनाब। हमीदा बिल्कुल ठीक कह रही है थानेदार साहब, मंजूर अपनी बीवी की तायीद करते हुए बोला। मुश्ताक बहुत ही सीधा साधा बंदा है जनाब, आज तक इसका किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। मैं तो अक्सर इसे अल्लाह मियां की गाय कहा करता था। तो फिर ये फर्ज कर लेते हैं कि वो घर से दुकान जाने के लिए निकला और रास्ते में किसी हवाई या नारी मखलूक ने उसे अगवा कर लिया। मैंने नीम तंजिया लहजे में कहा। क्या वाकई थानेदार साहब? हमीदा आंखें फैलाते हुए बोली। तो फिर और क्या वजह हो सकती है मुश्ताक की गुमशुदगी की? मैंने बारी बारी इन मियाँ बीवी की आंखों में देखते हुए कहा। वो अपनी मर्जी से कहीं नहीं गया, उसका कोई ऐसा दुश्मन नहीं जो उसे गायब कर दे। इसे ना तो जमीन ने निकला और ना ही आसमान खा गया है। अब आ जाकर वो दो ही सबब रह जाते हैं जिसका मैंने आप लोगों से जिक्र किया है। जनाब, हमीदा सरसराती हुई आवाज में बोली। मेरा ध्यान एक खास तरफ भी जा रहा है। कौन सी खास तरफ? मैंने पूछा। यह हो सकता है कि मुश्ताक अपनी मर्जी से कहीं निकल गया हो। तुम्हारे इस अंदाजे का सबब क्या है? वो क्या है ना जी, हमीदा वजाहत करते हुए बोली। मुश्ताक की अपनी बीवी से ज्यादा नहीं बनती, दोनों में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता है। इनकी शादी को 5 साल हो गए हैं, मगर अभी तक इनके दिल और जहन आपस में मिल नहीं सके। उसने गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोली। मैं ये सोच रही हूँ कि कहीं मियाँ बीवी में कोई शदीद झड़प न हो गई हो और मुश्ताक जरीना से नाराज होकर कहीं निकल गया हो। इन लोगों के बच्चे कितने हैं? मैंने सवाल किया। कोई नहीं जी, हमीदा की मायूसी में डूबी हुई आवाज उभरी। 5 साल शादी को हो गए, अभी तक कोई औलाद नहीं। मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा भी चलता रहता है। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, फिर हमीदा से पूछा। क्या तुमने अपनी भाभी से इस बारे में पूछा था? किस बारे में जी? बोल झंझता नजर से मुझे तकने लगी। यही कि जिस सुबह मुश्ताक गायब हुआ था, इससे पिछली रात इन दोनों में कोई संगीन झगड़ा तो नहीं हुआ था? उसने अपनी बात की वजाहत कर दी। नहीं जी, मैंने जरीना से ऐसा कोई सवाल नहीं किया। ठीक है, तुमने नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैं खुद करूंगा, मैंने फैसलाकुन लहजे में कहा। और फिर बारी बारी दोनों मियाँ बीवी के चेहरों का जायजा लेते हुए इजाफा किया। इसके अलावा तुम लोगों को कोई और खास बात पता हो तो मुझे बताओ। इनकी मालूमात के खजाने खाली हो चुके थे, लिहाजा वो बेबसी से एक दूसरे को देखकर नफी में गर्दन हिलाकर रह गए। हासिल शुदा मालूमात के मुताबिक मुश्ताक 10 अक्टूबर की सुबह घर से दुकान जाने के लिए निकला था और इसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा था। आज 13 अक्टूबर की तारीख थी। बादियो नज़र में ये कोई सनसनीखेज और इमरजेंसी केस दिखाई नहीं देता था। मेरा ज़ाती ख्याल भी यही था कि इसकी अपनी बीवी से ज़बरदस्त किस्म की मुँहमारी हो गई होगी और वो अल्लाह मियाँ की गाय जिधर मुँह उठा उधर ही निकल गया होगा। ठीक है, मैंने इन मियाँ बीवी की तरफ देखते हुए तसल्ली भरे लहजे में कहा। तुम लोग वापस पिपली वाला जाओ और उधर मुश्ताक के घर ही रुको। मैं थोड़ी देर के बाद वहां पहुंच रहा हूँ। परेशान होने की जरूरत नहीं, मुश्ताक मिल जाएगा। वो मेरा शुक्रिया अदा करके थाने से रुखसत हो गए। मैंने मंजूर और उसकी बीवी को थोड़ी देर बाद आने का कहकर थाने से रवाना कर दिया था, लेकिन ये थोड़ी देर से पहर में कहीं जाकर खत्म हुई। हुआ कुछ यूं था कि इनके जाते ही एक सनसनीखेज केस आ गया था। 2 ग्रुपों में जबरदस्त मारामारी हो गई थी। मेरे थाने के नज़दीक ही वैगनों का एक अड्डा था। वहां से चलने वाली वैगनें 2 ग्रुप्स की थीं, जो सियासी तौर पर एक दूसरे के हरीफ भी थे। पहले वैगन भरने की बहसो तकरार में कुछ ज़्यादा ही गर्मा गर्मी हो गई।
जिसके नतीजे में 8-10 जख्मी अफराद को थाने लाया गया था। कुछ ही देर के बाद इनके सरपरस्त भी थाने पहुंच गए और तवील कचहरी शुरू हो गई। दोनों पार्टियों का मौक़िफ़ यही था कि वो हक पर हैं और दूसरे ने इनके साथ ज्यादती की है। मैंने दोनों पार्टियों को फर्दन फर्दन सुना। इनके बहुत ज़्यादा जोशीले और पारासिफ्त बंदों को हवालात में बंद किया, शदीद जख्मी अफराद को अस्पताल पहुंचाया और बाकी को ये कहकर जाने की इजाज़त दे दी कि अब इस मसले को कल देखेंगे। मैं दरअसल हवालातियों से तफ्तीश करना चाहता था ताकि पता चलता कि वो कितने पानी में हैं। इससे इनके सरपरस्तों को भी नसीहत हो जाती कि वो चाहे कितनी भी ऊंची ऊंची बातें करने वाले क्यों ना हों, मैं इनके बंदों को कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए थाने में बंद कर सकता हूँ। मेरा थाना मेन रोड पर था। मैंने कांस्टेबल इमरान अली को साथ लिया और एक टांगे में बैठकर पिपलीवाला की जानिब रवाना हो गया। मेन रोड पर थाने से थोड़ा जुनूब की सिमत फासला तय करें तो वहां से बाएं जानिब एक कच्चा रास्ता निकलता था, जो कच्चा एमनाबाद रोड कहलाता था और जो सीधा एमनाबाद तक जाता था। वैसे मेन रोड भी एमनाबाद तक जाती थी। मेन रोड बाद में बना था, जबकि कच्चा एमनाबाद क़याम पाकिस्तान से बहुत पहले से मौजूद था। हमारा टांगा मेन रोड से कच्चे रास्ते पर आया, फिर रेलवे लाइन क्रॉस करके कन्हैया लाल बाग के अंदर से गुजरते हुए वो पिपलीवाला की जानिब बढ़ने लगा। रास्ते के दोनों अतराफ खेतों में चावल की फसलें दिखाई देती थीं। अमरूदों के बाग के पास से गुजरकर हम नहर पर पहुंच गए। ये नहर अपर चनाब के नाम से मशहूर है। नहर की दूसरी जानिब मौजा पिपलीवाला आबाद था। हम दोपहर के वक्त पिपलीवाला में थे। मुश्ताक परचून फरोश का घर तलाश करने में हमें किसी दिक्कत का सामना नहीं हुआ था। गांव बड़ा हो या छोटा, पुलिस की आमद से खलबली सी मच जाती है। यही हाल इस वक्त पिपलीवाला का भी था। मेरी हिदायत के मुताबिक हमीदा और मंजूर मुश्ताक के घर के अंदर मौजूद थे। इनके अलावा भी वहाँ बहुत से लोग भरे हुए थे जो खैर खबर लेने आए थे। अब ये बात छुपी नहीं रही थी कि मुश्ताक पिछले 3 दिन से गायब था और ये भी कि इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई जा चुकी है। मैंने वहां पहुंचते ही तमाम गैर मुतल्लिका अफराद को घर से बाहर निकाल दिया। अब सिर्फ 3 अफराद बाकी रह गए थे, यानी मंजूर, उसकी बीवी हमीदा और जरीना। मैंने जरीना की तरफ रुख करने से पहले मंजूर से पूछा, क्यों भाई, कोई नई बात सामने आई? नहीं जी, कुछ भी नहीं, वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला। सब ज्यों का त्यों है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुश्ताक गया तो गया कहाँ। मैंने बगौर जरीना का जायजा लिया। वो एक नहायत ही हसीन और जमील और शादाब औरत थी। उसकी दिलकशी और जाज़बियत में कोई कलाम नहीं था। ऐसी खूबसूरत औरतें बहुत कम मेरी निगाह से गुजरी थीं। जरीना की उम्र 25 साल के करीब रही होगी। उसकी आंखों और चेहरे के तासुरात को देखकर ये महसूस नहीं होता था कि उसे अपने शौहर की गुमशुदगी का कुछ ज़्यादा गम हो। ये बात जहन में रखने वाली थी। बहरहाल किसी के दिल का हाल जानना तो मुमकिन नहीं। उसका इंटरव्यू करने के बाद ही पता चल सकता था कि वो किस कैफियत में है। मैंने मंसूर और उसकी बीवी हमीदा की तरफ देखते हुए कहा, मैं जरीना से तन्हाई में चंद बातें करना चाहता हूँ। जी जी ज़रूर, मंजूर ने जल्दी से कहा। हम उधर कमरे में चले जाते हैं। इस वक्त हम घर के सहन में बैठे हुए थे। मेरे अस्बात में गर्दन हिलाने के बाद मंसूर और उसकी बीवी घर के अंदरूनी कमरे की सिमत बढ़ गए। वो 2 कमरों और वसी सहन पर मुश्तमिल एक दरमियाने दर्जे का घर था। सहन में अमरूद और अनार के पेड़ लगे हुए थे। मैं जिन लम्हात में घर का जायजा ले रहा था, इस दौरान में जरीना गाहे बगाहे चोर नजरों से मुझे देखे चली जा रही थी। उसकी इस इज़्तिरारी हरकत ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया और मैं बराह रास्त उसकी जानिब मुतवज्जा हो गया। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जरीना, मेरी दिली हमदर्दी तुम्हारे साथ है और मैं यही कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द तुम्हारी शौहर को ढूंढ निकालूं। लेकिन मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा तो वो झंझदा नज़र से मुझे तकने लगी। फिर उसके होंठ थरथर आए। लेकिन क्या जी? लेकिन ये कि इसके लिए तुम्हें मुझसे भरपूर ताउन करना पड़ेगा। जी मैं ताउन करूंगी, वो ठहरे हुए लहजे में बोली। तुम्हें कुछ अंदाज़ा है कि मुश्ताक कहाँ गया होगा? मैंने सवालात का सिलसिला शुरू कर दिया। नहीं जी, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं, वो 2 टोक अंदाज में बोली। क्या वो इससे पहले भी यूं चुपचाप गायब होता रहा है? नहीं जनाब, उसके यार बेली या दूसरे रिश्तेदार कहाँ कहाँ रहते हैं। इसकी सिर्फ एक यही बहन है, हमीदा, उसने जवाब दिया, और कोई अजीज़ रिश्तेदार नहीं है। और जहाँ तक यार दोस्तों का ताल्लुक है तो ये काम उसने कभी करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की थी। कौन सा काम? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा।
दोस्त बनाने का काम जी, और दुश्मन बनाने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं ये काम उसके बस का था ही नहीं, वो नीम तंजिया अंदाज में बोली। दुश्मनियां पालना दिल गुर्देव वालों का काम होता है थानेदार साहब। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो जरीना, मैंने तायीदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। फिर पूछा, तुम्हारे ख्याल में मुश्ताक के अंदर दिल गुर्दा नहीं था क्या? मैंने हिम्मत और जुर्रत की बात की थी, वो जल्दी से वजाहत करते हुए बोली। मुश्ताक बुज़दिल और कम हिम्मत आदमी है। मैंने ज़ाहिर मुश्ताक को देखा नहीं था, लेकिन इसकी बहन हमीदा को देखकर यह अंदाज़ा ज़रूर कायम कर सकता था कि वो किस वजह कते और हुलिये का होगा। हमीदा गंदमी रंगत की मालिक एक कमरू देहातन थी। मैंने जरीना की मुतवक्का दुखती रग पर उंगली रखते हुए कहा, जरीना, जबकि मुश्ताक के मुकाबले में तुम तो खासी बहादुर और जुर्रत वाली हो। जी, ये बात तो है, वो खुश होते हुए बोली। जिन औरतों के शौहर अचानक गुम हो जाते हैं, इनके चेहरे के तासुरात और दिली कैफियत में एक ख़ास नौइयत का हुज़्न व मलाल पाया जाता है। लेकिन ये बात जरीना की किसी अदा से झलकती नज़र नहीं आती थी, और यही नुक्ता मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता था। या तो वो शौहर की गुमशुदगी को कोई अहमियत ही नहीं दे रही थी, और या फिर वो इससे शदीद नफरत करती थी। मुझे पता चला है कि तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती मुश्ताक से कर दी गई थी। मैंने इसे एक और पहलू से टटोलने की कोशिश की। आपको बिल्कुल ठीक पता चला है जी, वो बेजारी से बोली। अम्मा को मरने की जल्दी थी, और उसकी ये जिद भी थी कि मरने से पहले मुझे डोली में बैठा हुआ भी देखेंगी। बस यहाँ तक पहुँचने के बाद उसने एक अफसोदा सी सांस खारिज की और बात मुकम्मल करते हुए बोली, इस तरह मुश्ताक से मेरी शादी हो गई। 5 साल से इस शख्स को भुगत रही हूँ। मेरे इल्म में ये बात भी आई है कि आप दोनों का अक्सर लड़ाई झगड़ा भी होता रहता था। मैंने जरीना को घिसने का अमल जारी रखते हुए कहा। जी हाँ, अब तो मैं इसकी आदी हो चुकी थी, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोली। ज़्यादातर किस बात पर झगड़ा हुआ करता था? इसकी हिमाकतों पर, वो जहरीले लहजे में बोली। अगर वो सारा दिन परचून की दुकान में बैठकर मेरे लिए और अपने लिए रोजी रोटी कमाता था, तो इसमें एहसान वाली कौन सी बात थी? ये तो उसका फर्ज था। मैं भी तो दिन भर घर के हजारों काम करती थी। रात को घर आकर वो कभी टांगे दबाने का मुतालबा करता और कभी पाँव दबाने, या फिर फरमाइश करता कि मैं इसके सर में तेल की मालिश करूं। इसको तो शुक्र करना चाहिए था कि मुझ जैसी खूबसूरत बीवी इसके हिस्से में आई, वरना कोई भंगन भी इससे शादी करने के लिए तैयार न होती। मैंने गहरी नज़र से उसकी तरफ देखा। अब ये बात कुछ कुछ मेरी समझ में आने लगी थी कि जरीना को अपने शौहर की गुमशुदगी का ज़्यादा दुख क्यों नहीं था। इन मियाँ बीवी के बीच किसी किस्म की कोई अंडरस्टैंडिंग थी ही नहीं, बस वो गुजारा कर रहे थे। एक बात ये भी खुलकर सामने आ गई कि मुश्ताक शक्ल सूरत के लिहाज से बस एवं सा ही रहा होगा, जबकि जरीना मेरे सामने थी। इसके हुस्न की मैं तारीफ कर चुका हूँ। क्या इस रात भी तुम्हारे दरमियान किसी किस्म का झगड़ा हुआ था, जिसकी अगली सुबह मुश्ताक चुपचाप गायब हो गया? मैंने टटोलने वाले अंदाज में कहा। जी, झगड़ा तो रोज़ ही होता था, वो उकताहट आमेज़ अंदाज में बोली। किसी एक रात का ये मामला नहीं। मैं ये बात इस हवाले से पूछ रहा हूँ कि कहीं वो तुम्हारी किसी सख्त बात पर नाराज़ होकर तो कहीं नहीं चला गया? वो मुझसे लड़ाई झगड़ा ज़रूर करता था, लेकिन वो मुझसे नाराज़ होने या छोड़कर चले जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, वो बड़े फ़ख्र से बोली। इस बात का इसे भी अच्छी तरह एहसास है कि मुझ जैसी हसीन बीवी इसे मिल नहीं सकती। जरीना के फ़ख्र को चैलेंज नहीं किया जा सकता था। मैंने इसे मुख्तलिफ ज़ावियों से टटोला, मगर कोई अहम बात मालूम न हो सकी। ये कैसे एक मोहम्मे की सूरत इख्तियार कर गया था? मुश्ताक का कोई दुश्मन नहीं था जो ये सोचा जाता कि किसी ने इसकी जान ले ली होगी। कोई दोस्त या अजीज़ रिश्तेदार भी नहीं था जो ये ख्याल कर लिया जाता कि वो खामोशी से इनमें से किसी से मिलने चला गया होगा। मुश्ताक की गुमशुदगी में बड़ी पुरअसरारियत सी थी, और फिलहाल तो यही नज़र आ रहा था कि जरीना इस सिलसिले में मेरी कोई मदद करने की पोजीशन में नहीं थी। मैंने जाते जाते इससे पूछ लिया, एक ज़ाती सा सवाल है जरीना, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो करूं? ज़रूर पूछे जी, वो जल्दी से बोली। आप तो मेरे खैर खां हैं, मैं भला आपको क्यों नहीं बताऊंगी। आप लोगों की शादी को 5 साल का अरसा गुजर गया है, मैंने उसकी पुरकशिश आंखों में झांकते हुए कहा। लेकिन अभी तक आप लोगों का कोई बच्चा भी नहीं है। क्या यह कुदरत की तरफ से है? यह क्या वजह है? पहले तो मैं यही समझती थी कि कुदरत ही की तरफ से देर है, वो एक बोझल सा सांस खारिज करते हुए बोली।
लेकिन कुछ अरसा पहले इस महरूमी की वजह पता चल गई है। क्या मतलब? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। लगभग 1 माह पहले हम दोनों शादी के पास गए थे, वो बड़ी संजीदगी से बताने लगी। शादी ने हिसाब किताब लगाया और बड़े बसूक से कह दिया कि ये 2 तरफा मामला है। 2 तरफा मामला? जी थानेदार साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली। एक तो उन्होंने बंदिश बताई थी और दूसरे ये कि मुश्ताक के अंदर कोई खास किस्म की कमजोरी है। कैसी बंदिश? मैं पूछे बिना न रह सका। औलाद की बंदिश, उसने जवाब दिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि इस बंदिश के पीछे किसका हाथ है? मैंने दिलचस्पी लेते हुए सवाल किया। नाम तो नहीं बताया जी, वो बदस्तूर संजीदा लहजे में बोली। लेकिन शाहजी ने जो इशारे दिए हैं, ये हमीदा इन पर पूरा बैठती है। बात खत्म करके वो नफरत भरी नजर से इस कमरे की तरफ देखने लगी जहां मंजूर और उसकी बीवी हमीदा मौजूद थे। मुझे तो शक है कि वो इस वक्त भी कोई कार्रवाई न कर रही हो। एक बात मेरी समझ में नहीं आई जरीना, मैंने उसके शक को नजरअंदाज करते हुए उलझन ज़दा अंदाज में कहा। मुश्ताक तो हमीदा का सगा और अकलौता भाई है, वो इसके लिए औलाद की बंदिश क्यों कराएगी? ये एक लंबी कहानी है थानेदार साहब, वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोली। पता नहीं आपको मेरी बात का यकीन भी आएगा या नहीं। कहानी चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, मैं सुन लूंगा, मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। और इस बात का फैसला मैं तुम्हारी कहानी के बाद सुनने के बाद करूंगा कि मुझे उस पर यकीन करना चाहिए या नहीं। लिहाजा तुम पहली फुर्सत में शुरू हो जाओ। इसने मुख्तलिफ जावियों से अपने और हमीदा के खानदानी हालात बयान करने के बाद बिल्कुल आखिर में कहा। थानेदार जी, बात दरअसल ये है कि हमीदा बहुत ही कमीनी और साजिशी औरत है। ये अपने घर वाले की छोटी बहन समीना से मुश्ताक की शादी करना चाहती थी। समीना वाजबी सी शक्ल सूरत की मालिक है, जबकि मुश्ताक मुझ पर रिझा हुआ था। इस तरह जब मेरी और मुश्ताक की शादी हो गई तो इससे हमीदा को शदीद सदमा हुआ। बस इसी दिन से ये हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी है, मेरे खिलाफ उल्टी सीधी बातें करती रहती है। वो रुहासी हो गई। मसलन कैसी उल्टी सीधी बातें? मैंने हमदर्दी भरे लहजे में पूछा। ऐसी ऐसी बातें जिन्हें सुनकर मुश्ताक मुझे तलाक दे दे, वो भराई हुई आवाज में बोली। कभी वो मुझे सकी मोची के लड़के खुशिया के साथ बदनाम करने की कोशिश करती है तो कभी दीनों गुमार के लड़के मुनीरू के साथ, और जब किसी भी तरह उसकी दाल नहीं गली तो उसने बंदिश करा दी है। मुझे शक है। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक बोझल सांस खारिज की, फिर गहरी संजीदगी से इजाफा करते हुए बोली। ये जो मुश्ताक दिन रात मुझसे लड़ाई झगड़ा करता रहता है ना, यह भी हमीदा की पट्टियों ही का नतीजा है। मैंने बड़ी तवज्जो से जरीना की बात सुनी। बंदिश वाले मामले को तो मैंने खुराफात के खाते में डाला, अलबत्ता खुशिया और मुनीरू के नामों ने इस केस में मेरी दिलचस्पी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। मैं चूंकि जरीना के मौक़िफ़ से आगाह हो चुका था, लिहाजा मैंने मुख्तलिफ जाविये से सवाल किया। ये खुशिया और मुनीरू भी पीलीवाला में रहते हैं? जी जी, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। वो 2-3 गलियां छोड़कर इधर ही रहते हैं। ठीक है जरीना, मैंने उसके दिल की बात करते हुए कहा। तुम फिक्र नहीं करो, मैं इस मामले की पूरी तहकीक करूंगा। अगर तुम्हारी ननद हमीदा गलत साबित हुई तो मैं इसे थाने में बंद कर दूंगा और ऐसी कड़ी सजा दूंगा कि आइंदा वो कभी तुम्हारी तरफ मेली आंखों से भी नहीं देखेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। उसके चेहरे और आंखों में एक इत्मीनान भरी खुशी की लहर दौड़ गई। मैं शाहजी को भी एक लम्हे के लिए नहीं भूला था। मैंने गैर महसूस अंदाज में इसे घिसने की कोशिश की। जरीना, ये तो बताओ कि शाहजी क्या शे हैं? वो शे नहीं है जनाब, वो उलझन ज़दा अंदाज में मुझे देखते हुए बोली। शाहजी अल्लाह वाले और बहुत ही पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। शाहजी के लिए जरीना की अकीदत एक लम्हे में उभर कर सामने आ गई थी। ये ऐसा मौका नहीं था कि मैं जरीना को अपने नजरियात से कायल करने के लिए कोई मनाजरा शुरू कर देता। चुनाचे मैंने नहायत ही मोहतात अल्फाज में कहा, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि वो कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। मतलब ये कि वो कहाँ पाए जाते हैं। आपने ये नहर देखी है ना? हाँ देखी है, मैंने इस बात में गर्दन हिलाई। इसी नहर के ऊपर से गुजर कर तो हम पिपलीवाला में आए हैं। बस जी, इसी नहर के किनारे पिपलीवाला की तरफ इनका आस्थाना है, इसने बताया। लोग दूर दूर से अपने मसले लेकर इनके पास आते हैं और मुरादों की झोलियां भर के जाते हैं। आप लोग भी 1 माह पहले शाहजी के पास गए थे अपने मन की मुराद लेकर, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। और शाहजी ने तुम्हें बंदिश और मुश्ताक को मखसूस किस्म की कमजोरी बताई थी? जी जी हाँ, उसने जल्दी से इस बात में गर्दन हिला दी। क्या आप लोगों को शाहजी ने कोई इलाज भी बता दिया था? मैंने पूछा। जी, उन्होंने दोनों के इलाज की बात की थी, उसने बताया।
वो कह रहे थे कि मुश्ताक को कोई ख़ास कुश्ता बनाकर देंगे। 1 माह तक इस कुश्ते के इस्तेमाल से मुश्ताक की सारी कमज़ोरियाँ दूर हो जाएंगी। मुझ पर उन्होंने दम करने को कहा था। इनका हुक्म था कि मैं 7 दिन तक नहायती पाबंदी के साथ इनके आस्थाने पर आऊं। वो हर रोज़ मुझ पर कोई ख़ास अमल करेंगे जिससे बंदिश की काट हो जाएगी और सारे मामला सीधे हो जाएंगे। उन्होंने ये हिदायत भी की थी कि जब तक इलाज जारी रहेगा हमें एक दूसरे से दूर रहना पड़ेगा। तो फिर आप मियाँ बीवी ने शादी का इलाज शुरू किया? कहाँ जी, मुश्ताक ने बड़ी गड़बड़ कर दी थी। वो बेजारी से बोली। कैसी गड़बड़? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वहाँ शादी के पास तो ये नामाकुल हाँ हाँ करता रहा था और घर में दाखिल होते ही इसने आसमान सर पर उठा लिया। वो चेहरे पर नागवारी के तासुरात सजाते हुए बोला, मैं कोई कुश्ता नहीं खाऊंगा और ना ही तुम्हें किसी दम वगैरह के लिए इनके आस्थाने पर जाने दूंगा। बस खामोश होकर घर में बैठी रहो। अगर अल्लाह ने किस्मत में औलाद लिखी है तो ज़रूर होगी। इसकी इस जाहिलाना सोच का मैं मुकाबला ना कर सकी और अपने नसीब को रो धोकर चुप हो गई। फिर उसने उम्मीद भरे अंदाज में मेरी जानिब देखते हुए इजाफा किया, थानेदार जी, मुझे तो लगता है कि हमीदा ने मुश्ताक पर भी कोई काला पीला करा रखा है। आपका क्या ख्याल है? हमारा ये अलमिया है कि हम दीन से दूरी के बायस जहालत के तारीख कारों में बेमहार दौड़े चले जा रहे हैं। हमारे माशरे में अगर कोई शख्स सच्ची और खरी बात कह दे तो इसे उल्लू का पट्टा समझा जाता है। लोग दीवाना समझकर इस पर चढ़ दौड़ते हैं। यही सब मुश्ताक के साथ भी हुआ था। बहरहाल जरीना ने मुझसे मेरा ख्याल जाना था, लिहाजा इसकी तशफ़ी भी ज़रूरी थी। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, जरीना तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मैं 2-3 दिन में तहकीकात मुकम्मल कर लूँगा। इसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और मैं उठकर खड़ा हो गया। इस मुलाकात में मैंने जरीना को ये बावर करा दिया था कि मेरी सारी हमदर्दियाँ इसी के साथ हैं। ये इसलिए भी ज़रूरी था ताकि वो मुझसे छोटी से छोटी कोई भी बात छुपाने की कोशिश ना करे। हमीदा और मंसूर भी मेरे साथ ही जरीना के घर से बाहर निकल आए थे। जब हम टांगे के नज़दीक पहुंचे तो हमीदा ने पूछा, कुछ बताया है जी उसने? उसका इशारा जरीना की जानिब था। बताया तो बहुत कुछ है मगर इसमें मुश्ताक के बारे में कुछ नहीं। मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा, बल्कि इसने हर बुराई की जड़ तुम्हें करार दिया है। मुझे? हमीदा ऐसे उछली जैसे किसी जहरीले बिच्छू ने उसे डंक मार दिया हो। मैंने उसकी कौन सी गाय चुरा ली है? ये एक दिलचस्प और तवील किस्सा है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। इस पर कल रात बात करेंगे। और हाँ, एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने इजाफा करते हुए कहा, कल मैं किसी वक्त आप दोनों को थाने बुलाऊंगा। आपने पिपली वाला से गुजरते हुए खुद को बहुत परेशान जाहिर करना है, जैसे थानेदार ने आपको किसी जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। मगर ऐसा क्यों? मंजूर ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। इसकी क्या ज़रूरत है? इस ड्रामे की अशद ज़रूरत है, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। फिर इसके इत्मीनान की खातिर कह दिया, जरीना की बातों से मुझे कुछ ऐसे इशारे मिले हैं जिनसे इसके घर वाले की गुमशुदगी का मसला हल किया जा सकता है और ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है। तुम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। शाम से पहले तुम दोनों अपने अपने घर में होगे। इनके चेहरे तो यही बता रहे थे कि मेरी बात इनके पल्ले नहीं पड़ी। ताहम मंजूर ने बड़ी फर्माबरदारी से कहा, ठीक है थानेदार साहब, जो आपका हुक्म। मैं कांस्टेबल के साथ टांगे में बैठा और थाने की तरफ रवाना हो गया। मगरिब की अजान रास्ते ही में हो गई थी। जब हम थाने पहुंचे तो चारों जानिब अंधेरा छा चुका था। रात को जब मैं सोने के लिए लेटा तो मुश्ताक की पुरअसरार गुमशुदगी वाला वाक़या भी मेरे जहन में था। अगर मुश्ताक और जरीना की आपस में बनती नहीं थी तो इसमें हैरत वाली कोई बात नहीं थी। अमूमन 1 से 2% मियाँ बीवी ही की आपस में बनती है। यह अलग बात है कि अक्सर लोग अंदरूनी हालात का बाहर जिक्र नहीं करते और सब अच्छा है का ढंढोरा पीटते रहते हैं। ये रिश्ता ही ऐसा है कि कोई भी दूसरे की बरतरी मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि हर दूसरा खुद को ही बरतर समझता है। बल्कि खुशगवार और देरीना ताल्लुकात के लिए तस्लीम और रिज़ा बहुत ज़रूरी है। या किसी को अपना बना लें या फिर किसी के हो जाएं। मैं समझता हूँ कि मुश्ताक और जरीना से होने वाले लड़ाई झगड़े के बाइस कहीं नहीं गया होगा। सरे दस्त जो हालात सामने थे, इनकी रोशनी में यही नज़र आता था कि मुश्ताक को गायब कर दिया गया था। लेकिन इसे किसने गायब किया था? ये एक सनसनीखेज और अहम सवाल था।
جس کا جواب مجھے تلاش کرنا تھا۔ میں نے اس نقطے پر غور کیا تو میری نگاہ کے سامنے ایک راستہ سا کھل گیا جس پر لکھا ہوا تھا کہ مشتاق کو غائب کرنے والا اس کا دشمن ہوگا۔ اب تک کی حاصل شدہ معلومات کے مطابق دور و نزدیک مشتاق کا کوئی دشمن دکھائی نہیں دیتا تھا، مگر میں اس سے اتفاق نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے حتی الامکان نگاہ دوڑائی تو اس کے 2 دشمنوں کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا، مطلب 2 پارٹیوں کو۔